अगर हम इसको डीलिंग करें इकोनॉमी को, तो इकोनॉमी क्या होती है? प्रॉफिट ओरिएंटेड वर्क क्या होता है? तो एक ऐसा सिस्टम हम बनाएं जो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। क्या हो? प्रॉफिट ओरिएंटेड सिस्टम की हम स्टडी करते हैं, यही इकोनॉमी है। कोई समस्या तो नहीं? देखिए, कोई भी जब सिस्टम बनता है तो सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। एक तो सिस्टम की अपनी आइडियल वैल्यूज होती है, क्या होती है? एक उसका अपना स्ट्रक्चर होगा, बिना किसी ऑब्जेक्ट के कोई सिस्टम नहीं बनता है, ठीक है? और फिर इसका अपना फंक्शन होगा, क्या होगा? फंक्शन होगा। तो जब हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें भी आइडियल वैल्यूज आएगा, स्ट्रक्चर आएगा और फंक्शन आएगा। और आइडियल वैल्यूज कहाँ से आएगा? आइडियल वैल्यूज आएगा जिस ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाया गया है, ठीक है? जिस ऑब्जेक्ट को लेकर ये सिस्टम बनाया गया। अब हम प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट दो तरह का होता है। एक तो हम समाज में जाएंगे इसको देखने के लिए प्रॉफिट कैसे होता है। तो एक व्यक्ति की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? माइक्रो, सूक्ष्म, एक व्यक्ति आ गया। और पूरे समाज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो, MICRO और MACRO, ठीक है? मैक्रो। ये इंडिविजुअल हो गया और ये क्या हो गया? समाज, पूरे समाज की बात हो गई, प्रॉफिट की बात हो गई, ठीक है? अब इसको अभी हम माइक्रो मैक्रो में डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि बाद में डिवाइड करेंगे, ठीक है? हम इसको इंडिविजुअल और सोशल लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? इंडिविजुअल और सोशल। हम इंडिविजुअल और सोशल की जब बात करते हैं तो देखिए, इंडिविजुअल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? इसी के आधार पर आइडियोलॉजी बनती है, यानी प्रिंसिपल्स बनते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल और सोशल। देखिए, कोई भी सिस्टम जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चाहे वो सोशल डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, चाहे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, उसमें क्या होता है? जस्टिस। क्या होता है? यानी हम जो सिस्टम बना रहे हैं आज मॉडर्न इकोनॉमी में, वो जस्टिस के लिए बना रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बना रहे हैं। और जस्टिस में क्या आता है? राइट्स। जस्टिस में क्या आते हैं? जैसे आपने पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा तो उसमें भी जस्टिस और राइट्स की बात पढ़ी आपने। और राइट्स में आते हैं लिबर्टी और इक्वालिटी। क्या आते हैं? अगर एक व्यक्ति के लाभ की बात की जाती है तो ये लिबर्टी है, क्या है? और अगर सभी के लाभ की बात की जाती है तो ये क्या है? इक्वालिटी है। तो जो इससे संबंधित दो तरह के सिद्धांत विकसित हुए। आज पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है, लेफ्ट और राइट। सुनते होंगे, लेफ्ट और राइट। तो जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है पूरी दुनिया में, वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड है। लेफ्ट जो है वो इक्वलिटी की बात करता है, किस पर जोर देता है? इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है ये। और जो राइटिस्ट हैं वो किस पर बात करते हैं? ये लिबर्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिबर्टी की बात करते हैं। देखिए, अगर आप लिबर्टी की बात करोगे तो इट मीन्स दैट इकोनॉमिक फंक्शन के लिए एक व्यक्ति स्वतंत्र है। और फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, दो ही तो फंक्शन होते हैं इकोनॉमी में। तो प्रोडक्शन करने के लिए भी स्वतंत्र है। और इट मीन्स दैट कि जहां पर लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर इंडिविजुअल प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? इंडिविजुअल प्रॉफिट। क्योंकि ये सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति अकेला पैदा हुआ है, वो सोशल बाद में बनता है, सबसे पहले उसकी आवश्यकताएं आती हैं। सबसे पहले क्या होता है? उसकी खुद की आवश्यकताएं आती हैं, बाद में कुछ और आता है। तो व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ, इसलिए इंडिविजुअल प्रॉफिट की बात ही करता है। इंडिविजुअल प्रॉफिट जब करेगा ये, तो ऑब्वियस है इंडिविजुअल, उसके पास प्रोडक्शन स्ट्रक्चर होंगे, उत्पादन करने के उसके अपने पास स्ट्रक्चर होंगे, नहीं होंगे? तो जब सभी लोगों के पास इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होगा
तो ये क्या है, निजीकरण है, नहीं है? तो प्राइवेट सेक्टर आएगा, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर मैंडेटरी होता है, प्राइवेट सेक्टर मैंडेटरी होता है। और इसके अलावा क्या होता है, जो ये लोग प्रोडक्शन करते हैं उसके सप्लाई और डिमांड इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होती है। खरीदने वाले भी स्वतंत्र है और मांगने वाले भी, और मांग और पूर्ति के आधार पर कीमतों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर आपको दिखेगा, इसके अलावा इंडिविजुअल प्रॉफिट आपको दिखेगा, इसके अलावा सप्लाई और डिमांड ये स्वतंत्र होगी। सप्लाई और डिमांड के एक रूल्स लागू होंगे जो मैं बाद में चर्चा करूंगा इस पर। नहीं, रूल्स, रूल्स का मतलब एक जनरल ऑब्जर्वेशन, कोई चीज आपके व्यवहार में अगर आ गई है, 100 लोगों की स्टडी की और 100 लोगों का व्यवहार एक जैसा है, तो उसका जनरल ऑब्जर्वेशन करके एक नियम बन गया, नहीं बन गया? साइकोलॉजी का नियम बन गया। तो वैसे जो सप्लाई और डिमांड जहाँ स्वतंत्र होती है, जहाँ दोनों डिमांड करने वाले और सप्लाई करने वाले इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट। क्या बोलते हैं? तो एक चीज ध्यान दीजिए कि इंडिविजुअल प्रॉफिट, प्राइवेट सेक्टर और मार्केट, ये तीन इमिनेंट फैक्टर्स होंगे किसके? और इसी को कहा जाता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। तो बहुत क्लियर है कि जहाँ इकोनॉमिक लिबर्टी का कॉन्सेप्ट लागू होता है, ये क्या है? राइटिस सिस्टम और कैपिटलिज्म, ये क्या है? पूंजीवाद। कोई समस्या तो नहीं? तो इकोनॉमिक जस्टिस करने के दो तरीके हैं। जब हम एक्सट्रीम हो जाते हैं किसकी तरफ? लिबर्टी की तरफ, तब क्या आता है? पूंजीवाद आता है। और जब हम रेडिकल हो जाते हैं इक्वलिटी की तरफ, तो आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म ये कहता है, देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट में अंतर है। एक जैसे खेत में अगर आप एक जैसी सिंचाई करें, एक जैसे बीज डालें, एक जैसे हवा पानी सब कुछ क्लाइमेट मिल रहा है, उसको मनोरिंग मिल रहा है, डिस्पाइट दैट फसलों में अंतर आता है, नहीं आता है? एक पौधा छोटा होगा, एक पौधा बड़ा होगा। जो अनइक्वलिटी इज नेचुरल, क्या नेचुरल है? जो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा टैलेंट यूज करेगा, उसको दूसरे से आगे निकलने का अधिकार है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? कंपटीशन। क्या होती है? कंपटीशन इनोवेशन को जन्म देती है, ठीक है, रिसर्च को जन्म देगी, नहीं देगी? फिर मैं और देखो इस तरीके से पढ़ूँ, आप आईएएस का कंपटीशन दे रहे हैं, अब सभी बराबर हो जाएंगे क्या? तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कैपिटलिज्म यही बात कहता है कि एवरी पर्सन हैव इक्वलिटी, एवरी पर्सन हैव लिबर्टी फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इफ द पर्सन इज हार्ड वर्कर, more talent, then have right to got more earning, more profit। तो यहाँ लाभ का सिद्धांत बराबर नहीं है। उस व्यक्ति को ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का सिद्धांत है, ठीक है, जो ज़्यादा बुद्धिमान है और ज़्यादा मेहनती है। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं? तो जहाँ लिबर्टी आएगी वहाँ इक्वलिटी कभी भी नहीं आएगी। क्लियर? अब इक्वलिटी वाले क्या कहते हैं? इक्वलिटी वाले कहते हैं कि प्रकृति ने सबको समान पैदा किया है। नेचर ने क्या किया है? सबको, एवरीवन इज इक्वल बाय बॉर्न। प्रकृति ने सबको समान पैदा किया, लेकिन कुछ लोगों ने छल कपट धोखे से प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया है, और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के साथ उन्होंने राज्य बनाया है, कानून बनाया है और धर्म बनाया है। क्या बनाया है? राज्य, और राज्य को चलाने के लिए कानून, और समाज को चलाने के लिए क्या बनाया उन्होंने? धर्म। तो समाज दो भागों में बट गया। ये वो लोग हैं जिनकी सामंतवादी मानसिकता है, और ज्यादातर इनकी गरीबी पर ही इनकी अमीरी टिकी हुई है। ये गरीबी पर ही इनकी अमीरी, कोई समस्या तो नहीं? यानी कहने का मतलब यह है कि अनइक्वलिटी नेचुरल नहीं है। अनइक्वलिटी क्या है? इनजस्टिस है। क्या है? अन्याय है। तो तरीके दो हैं। एक तरीका यह है कि जो अपना हक छीन लो तो साम्यवाद हो गया,
ये क्या हो गया कि भाई इनको भी इनकी बराबरी पर पहुंचा तो प्रोग्रेसिव सोशलिज्म हो गया जो इंडिया ने अपनाया है। ठीक है। और एक ये है कि भाई ऊपर नीचे वाले मेंटल रेवोल्यूशन हो जाए, ये खुद ही मान ले कि सब समान है, ये आदर्श समाजवाद है। क्या है? तो मार्क्स दो ही बात करता है। मार्क्स एक तो कहता है आइडियल सोशलिज्म, क्या कहता है? आइडियल सोशलिज्म। और एक कहता है कम्युनिज्म। कोई समस्या तो नहीं समझने में? तो आइडियल सोशलिज्म और कम्युनिज्म दो चीजें यहाँ दिखने को मिलती हैं। अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ये कहा कि देखिए हम प्रोग्रेसिव सोशलिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नहीं, लक्ष्य तो हमारा क्या है? जो गरीब आदमी है और ये अमीर आदमी है, इसको पुश और पुल क्या किया जाए? पुश तो सरकार करेगी, ठीक है, ये अपने को पुश करेगा, और सरकार क्या करेगी? पुल करेगी। तो सरकार के प्रयास से और खुद के प्रयास से, सरकार किसकी संस्था है? समाज की संस्था है। तो सरकार के प्रयास से और खुद के प्रयास से क्या करेगा? ये बराबरी पे आ जाएगा। इसे प्रोग्रेसिव सोशलिज्म कहा जाता है जो इंडिया ने अपनाया है। अभी आप अभी बिकॉज दिस इज बिगिनिंग, मैं बता दूंगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वही तो समस्या चल रही है जिस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है। तो प्रोग्रेसिव सोशलिज्म के श्रेणी में हम लोग आते हैं। ठीक है। आप देखिए 1947 के बाद, 48 के बाद जब हमारी पहली नीति बनी, तो 48 में हम लोगों ने क्या अपनाया था? हम लोगों ने सोशलिज्म की बात करी थी, समाजवाद की बात करी थी, और राज्य की भूमिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। लेकिन 91 में हम लोगों ने क्या कहा कि लोगों को ज़्यादा स्वतंत्रता दे दो। हम रास्ता तो हमने पूंजीवाद का चुन लिया, लेकिन लक्ष्य हमने समाजवाद, तो लक्ष्य तो हमारा हमेशा समाजवाद रहा है। ठीक है। कभी हम बाजार की भूमिका को ज़्यादा महत्व देते हैं, कभी हम लोग राज्य की भूमिका को ज़्यादा महत्व देते हैं। 1991 से पहले हमने किसको ज़्यादा महत्व दिया? राज्य को। किसको महत्व दिया? राज्य ने हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया। और 91 के बाद हम लोगों ने क्या किया? बाजार को महत्व दिया, सब कुछ बाजार के सहारे छोड़ दिया। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? तो हम लोग, हमारा जो इकोनॉमिक आइडियल वैल्यू है वो क्या है? प्रोग्रेसिव सोशलिज्म। वो मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है, अभी तो बिगिनिंग है ये। तो दुनिया में दो आइडियोलॉजी है, और दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। अगर इक्वलिटी आएगी तो लिबर्टी खत्म होगी, और लिबर्टी आएगी तो इक्वलिटी, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। लेकिन भारत ने जो अपना मॉडल लिया, दोनों को जोड़ कर लिया। उसने कहा टारगेट तो ये बिल्कुल अच्छा है, यही रियल जस्टिस है, लेकिन सब कुछ राज्य के सहारे ना छोड़ा जाए, व्यक्ति को भी प्रयास करना चाहिए। इसलिए सरकार यानी राज्य और निजी क्षेत्र दोनों आ गए, इसी को मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो हमारा लक्ष्य तो सोशलिज्म है, लेकिन 91 से पहले हमने स्टेट को यानी राज्य को ज़्यादा महत्व दिया, सब कुछ राष्ट्रीयकरण कर लिया। और 91 के बाद लेकिन समाजवाद की सबसे बड़ी कमी क्या है? कंपटीशन खत्म हो जाता है। कंपटीशन क्या होता है? खत्म हो जाता है। भाई व्यक्तिगत लाभ के सिद्धांत अगर खत्म कर दिया जाए तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। कंपटीशन खत्म होगा तो इनोवेशन खत्म हो जाएगा, स्टैग्नेशन की स्थिति बन जाएगी। ठीक है। तो राज्य जहां समानता की बात तो करता है लेकिन कंपटीशन नहीं होता, वहीं बाजार स्वतंत्रता की बात करता है लेकिन इसमें कंपटीशन पाया जाता है। देखिए अब यहाँ पर एक सिद्धांत आता है निकल के कि 91 के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक सुधारों का एक सिद्धांत चला, सुना होगा आपने। मैं थोड़ा समय बता दूं आपको। बाजार का दुनिया दो भागों में बट गई, ईस्ट और वेस्ट। इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे जो थे वेस्टर्न यूरोप थे, प्लस यूएसए। यूएसए पूंजीवाद का एक आइकॉन बन के सामने आया। ठीक है, यूएस। और जो यूएसएसआर था
ये किसका आइकन बन के सामने आया? सोशलिज्म का आया। ठीक है। तो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के आधार पर पूरी दुनिया दो भागों में बट गई, और दोनों अपने आप को जस्टिफाई करते थे कि मैं अच्छा हूं या मैं अच्छा हूं। देखिए, आपने देखा होगा कि 1984 आते आते, 80 आते आते सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ठीक है। आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई, उसका कारण मैं बता रहा हूं कि यूएसएसआर क्या करता था, इनमें लाभ का सिद्धांत नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। और लाभ का सिद्धांत जब नहीं पाया जाता तो ये लोग क्या करते थे, कॉमिटॉर्न एक उन्होंने समूह बना रखा था, बड़ी मात्रा में विकासशील अविकसित देशों में सैनिक सहायता देते थे, आर्थिक सहायता देते थे, ताकि वो देश साम्यवादी हो जाए। क्या हो जाए? और इस तरह इनके जो ट्रेजरी थी, इनका जो खजाना था, जीडीपी था, उस पर लगातार बोझ बढ़ता चला गया। और इस बोझ का कारण क्या माना गया? इस बोझ का कारण यह माना गया कि भाई देश के अंदर तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और देश के बाहर हम बड़ी मात्रा में सहायता दे रहे हैं। इसका कोई ऑब्जेक्ट, सहायता किस लिए दे रहे हैं? बड़ी 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 भारत में फैक्ट्रियां दी गई, सब कुछ दी गई, उसका लाभ का सिद्धांत नहीं था, जब उसने दिया है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गर्बाचोव। क्या नाम था? मिखाइल गर्बाचोव। अभी उनकी डेथ हुई है। वो मूलतः जॉर्जिया एक स्टेट हुआ करता था सोवियत संघ में, उससे बिलोंग करते थे वो। और गर्बाचोव आए तो उन्होंने क्या किया, एक सुधार शुरू किया। उस सुधार का नाम था पेरिस्का और ग्लातनोच। पेरिस्का और ग्लातनोच। पेरिस्का का अर्थ होता है उदारीकरण। क्या होता है? क्योंकि राज्य नियमों कानूनों से चलता है, जबकि बाजार उदारता से चलता है। तो स्वतंत्रता का मतलब ही उदारीकरण हो गया। समानता में तो स्ट्रिक्टली आप लागू करोगे ना। फिर उसका उदारीकरण, ग्लातनोस, ग्लोबलाइजेशन। क्या हो गया? सार्वभौमिकरण। और ये दोनों किसके मॉडल हैं? यूएसएसए के। इट मीन्स दैट सोशलिज्म सिस्टम इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। समाजवादी व्यवस्थाएं व्यवहारिक नहीं हैं। और जब एक विचारधारा ने दूसरी विचारधारा को हरा दिया, तो उस विचारधारा का अंत होगा कि नहीं होगा? इसमें गोडसे की विचारधारा और गांधी की विचारधारा अगर लड़ाई हो जाए, दोनों में से कोई विचारधारा जीतेगी तो दूसरी विचारधारा का अंत होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो वैसे ही समाजवादी विचारधारा का अंत हो गया। भाई आर्थिक सुधारों का एकमात्र लकूना क्या है? बाजार। क्या है? मार्केट। मार्केट इज इमिनेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंपटीशन। और ये किस पर आधारित है? उदारीकरण पर है, निजीकरण पर है, और सार्वभौमिकरण पर है। एल, पी और जी। तो दुनिया के जितने भी देश थे, जब सोवियत संघ ने ये चीज अपना ली, तो दुनिया के जितने भी देश थे, उन सब ने समाजवादी व्यवस्थाओं को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ बढ़ गए और बाजार की तरफ आगे बढ़ गए। 91 के बाद बाजारीकरण शुरू हो गया पूरी दुनिया में। इसको आर्थिक सुधार के नाम से हम जानते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब इस पर जब बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया तो क्या पाया गया? इस पर रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि भाई जो इकोनॉमिक, एक व्यक्ति की स्टडी करो आप, 10 लोगों की स्टडी करो, 10 लोगों से उनकी डिजायर पूछो, इच्छा पूछो। इच्छाएं कहाँ से निकलती हैं? दिमाग से निकलती हैं। तो उनकी डिजायर अगर पूछो तो वो समाजवादी तब बनते हैं जब उनकी सारी इच्छाएं पहले पूरी हो जाए। इसलिए गरीब देशों के लिए तो समाजवाद बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, आपको अगर अवसर मिल जाए, आप गरीब हो, तो आप अमीर बनोगे नहीं बनोगे? बनोगे ना। ये कहा गया कि दुनिया में अगर मानव की स्टडी की जाती है तो मानव के व्यक्तिगत हित पहले आते हैं और सामूहिक हित। आपके अंदर दो तरह की इच्छा है, स्पेशल बिल और जनरल बिल। स्पेशल बिल और
जो स्पेशल बिल है, ठीक है, वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है। और जनरल बिल क्या है? सभी के कल्याण की बात आती है सामने। जनरल बिल आपके अंदर कब आएगी? जब आप भगवान बनोगे ना, और जब तक आप इंसान हो तब तक। और अगर जानवर हो तो छीन के खा लोगे लोगों से, हैं? अगर आपकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है तो आप जानवर हैं। आवश्यकताएं पूरी होने लगे आपकी, कल आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है तो इंसान है। और आपकी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा आ जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली मानव का एक सामान्य जो इच्छा होती है, वो कभी अपने बराबरी पर किसी को देखना नहीं चाहता है। वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत इनोवेटिव है, बहुत हार्ड वर्कर है, 24 घंटे मेहनत करेगा, लेकिन केवल अपने फायदे के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? तो जो भी दुनिया में सरकारें बनती हैं, नाम चाहे कुछ भी दे दो उनको, ठीक है, उनमें बैठे हुए लोग वास्तव में पूंजीवादी लोग होते हैं। कौन होते हैं? गडकरी का बेटा, अमित शाह का बेटा, सब कौन है? कितनी भी समाजवाद की बात कर लोगे आप, तो समाजवाद व्यवहारिक नहीं है, पूंजीवाद व्यवहारिक है। इसलिए पूरी दुनिया से समाजवाद खत्म हो गया और पूंजीवाद। कोई समस्या तो नहीं? अब अगर आपसे पूछा जाए, निबंध आ गया आपसे लिखने के लिए कि पूंजीवाद दुनिया में बना रहा 1991 के बाद, पूंजीवाद एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में सामने आ गया, ठीक है। लेकिन अभी आपने देखा, श्रीलंका में देखा, नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, यहाँ सब देख रहे हैं आप, यहाँ एक क्रांति हो रही है। भारत में इस तरह की क्रांति अभी तक नहीं हुई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आज भी हमारे जो, जैसे हम 8-7 पंचवर्षीय योजना हमने चलाई, पंचवर्षीय योजना हमने खत्म कर दी, लेकिन 11 या 12 पंचवर्षीय योजना चल चुकी है टोटल। तो 7 के बाद जो अगली 5 पंचवर्षीय योजना थी वो थी अलग। हमने समाजवादी लक्ष्य को कभी खत्म नहीं किया। यहाँ पर हम लोग समाजवाद की बात करते थे, तो यहाँ पर हम लोग जब उदारीकरण की 1991 के बाद आए, तो हम लोगों ने इंक्लूसिव ग्रोथ का सिद्धांत दे दिया। किसका सिद्धांत दे दिया? इंक्लूसिव ग्रोथ का सिद्धांत दे दिया। अब इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? समानता, विकास में सभी की भागीदारी और विकास का लाभ सभी को देना। सिद्धांत में तो हमने इस चीज को कह दिया, लेकिन क्या व्यवहार में है? क्या नीति आयोग की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कह रही है कि 95% रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री collected by only 5% of the Indian people. So rest 95% people have only 5% resources. So this is the concept of inequality. Now India is standing last row of the hunger index, HDI and etc. इन्हें सारी चीजें मिला करके क्या बता रही हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और यही चीज श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल संभाल नहीं पाए। कहते तो थे वो कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए काम उन्होंने नहीं किया। ठीक है, करप्शन किया उन्होंने, मैसिव करप्शन किया, और मैसिव करप्शन से आम जनता की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो अगर समाजवाद को सही तरीके से लागू किया जाए तो वास्तव में वो जनता की सरकार है, और वहाँ कभी भी विद्रोह नहीं होगा। हमेशा आप देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ भी विद्रोह होते हैं। आगे बात समझ में? तो आपने देखा कि जब आइडियल वैल्यू की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट आ गए। क्या आ गए? एक तरफ तो ऑब्जेक्ट आ गए, क्या आ गए? और एक तरफ हमारे प्रिंसिपल आ गए, क्या आ गए? ना, ऑब्जेक्ट तो हो गया कि मुझे राजा बनना है, और राजा बनने के दो तरीके हैं। एक तो मार धाड़ करके सबको शांत करके राजा बन जाए, ये क्या ऑटोक्रेसी है। और एक आम जनता का दिल जीत करके बन जाए, ये डेमोक्रेसी है, जनता की इच्छा से बने। तो आइडियोलॉजी अलग हो गया, नहीं हो गया? ऑब्जेक्ट तो एक ही है, बट आइडियोलॉजी क्या हो गई? अलग हो गई ना। एक ऑटोक्रेसी है और एक डेमोक्रेसी है। तो ऑब्जेक्ट जो है इंडिविजुअल प्रॉफिट,
और सोशल। इसके लिए क्या प्रिंसिपल बनाया गया? कैपिटलिज्म। और इसके लिए क्या बनाया गया? सोशलिज्म। अब सोशलिज्म में भी आइडियल सोशलिज्म, ठीक है, और कम्युनिज्म दो आ गए। इंडिया का मॉडल थोड़ा अलग हो गया। इंडिया ने क्या किया? ऑब्जेक्ट तो सोशल इक्वलिटी रखा, और जो, हाँ, मिक्स कर दिया उन्होंने कि स्टेट का भी रोल होगा और मार्केट का भी रोल होगा, दोनों रोल होंगे हमारे पास। यहाँ समझ में आ गई बात? अब इसको लेकर के बनता है स्ट्रक्चर। क्या बनता है? अब आइडियल वैल्यू से कैसे, हम्म, देखो, अगर आप, सरकार जनता के प्रति संवेदनशील नहीं होगी तो समस्या निकल करके आएगी। बार बार इस चीज को कह रहा हूं, बहुत क्लियर है। यही तो बात की जा रही है कि सरकार को ये साबित करना चाहिए कि वो वास्तव में जनता के लिए काम कर रही है, अपने लिए काम नहीं कर रही है। अगर अपने लिए काम किया गया तब तो ऑटोक्रेसी हो गई ना। भाई, आप समाजवाद की बात करते करते आप दूरपूंजीवाद की तरफ चले जाएं, तो ये तो सिद्धांतों में अंतर आगे नहीं आ गया? नैतिकता का मतलब क्या होता है? जहाँ ऑब्जेक्ट और आइडियोलॉजी में डिफरेंस आता है, इसी को अनएथिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनैतिकता कहते हैं। अनैतिकता का कोई और अर्थ नहीं होता है कि आप बहुत बड़ी बड़ी मानवता की बातें करें और जाकर के आप क्रूरता दिखाएं। नैतिकता यही तो है। जिसके पास कोई नीति नहीं है वो तो नीति शून्य है। किसी बच्चे के पास कोई नीति है क्या? आइडियोलॉजी है क्या? पागल आदमी के पास कोई आइडियोलॉजी है क्या? वैसे गरीबों के पास भी आइडियोलॉजी नहीं होती है। जनरली मैं बता रहा हूँ, वैसे तो गरीबों के पास बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी होती है, बट जनरली क्या होता है, माना जाता है कि उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अगर पेट में भूख है तो कोई सिद्धांत काम नहीं करता है। अब समझ में आ गई बात? हम्म, आगे बढ़े। अरे इंडिया की बात छोड़ो भाई। इंडिया, अपने आप गेस करोगे। मैंने कहा कि जितनी भी सरकारें आई हैं वो हमेशा जनता की बात करते हैं, लेकिन जनता के लिए काम कहाँ कर रहे हैं? जब आप लोक प्रशासन पढ़ोगे तो लोक प्रशासन में, ठीक है, फ्यूज्ड और डिफरेंटेड मॉडल के बीच में प्रिज्मेटिक मॉडल आता है, ठीक है। और जो प्रिज्मेटिक मॉडल है ये अनइथिकल मॉडल है। राजा ये कहता है कि भाई मैं अथॉरिटियन हूँ, मैं सब प्रशासन करता हूँ, सारे पावर मेरे पास हैं। वो फ्यूज्ड मॉडल है, जो कहता है वही करता है। बेशक वहाँ ऑटोक्रेसी है। और जो विकसित देश हैं वहाँ जनता चुनती है सरकार को, और जनता के लिए वास्तव में वो काम करते हैं। ये क्या है? डिफरेंटेड मॉडल है। और प्रिज्मेटिक मॉडल में क्या होता है कि शासक दिखाएगा तो डेमोक्रेटिक, लेकिन होगा क्या? ऑटोक्रेटिक। यानी सिद्धांत में वो डेमोक्रेटिक है और व्यवहार में क्या है वो? इसी को प्रिज्मेटिक मॉडल कहते हैं, अनैतिकता। तो रिक्स ने 1960 में ये बात बताती थी कि विकासशील देश जो हैं वहां पर लोकतंत्र एक छलावा है। बात तो करेंगे लोकतंत्र की, लेकिन लोकतंत्र उनके दिमाग में नहीं होगा। आज आप जो शासक हैं इंडिया में, उनके व्यवहार को देखते हुए आपको लगता है लोकतांत्रिक बातें करते हैं लोग? हैं? आम जनता की, कभी मानवता की बात करते हुए कोई नजर आता है क्या? भाजपा हमेशा किसकी आलोचना करती है? कांग्रेस की करती है। कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस। अब जनता की बात करो ना, जनता ने चुना आपको। 11 साल में ये, मतलब वो बुरे हैं इसलिए हमें चुन लो, ये कौन सी बात है? आप ये साबित करो ना 11 साल में कि भाई हम अच्छे हैं।
11 साल में हमने ये कर दिया, इतनी गरीबी दूर कर दी, इतनी बेरोजगारी दूर कर दी, असमानता खत्म कर दी, न्याय को हमने सुरक्षित कर दिया। कभी सुना इस चीज को बात करते हुए किसी को, किसी टीवी चैनल पर? राहुल गांधी, ये राहुल गांधी को इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, फला धर्म, ये फला ये, दिस इज नथिंग यार, दिस इज रबिश, बेकार की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सत्ताएं नहीं चलती हैं। आगाह किया जाता है इन चीजों से ले, सत्ताएं इस तरह से नहीं चलती हैं। जनता के प्रति संवेदनशील बनो। तीसरा टर्म है, दिखाओ कितने रोजगार आपने दिए, कितनी बेरोजगारी आपने दूर की, कितनी गरीबी दूर करी। ठीक है, आज बाजार की स्थिति पता क्या है? या तो आप सोशलिज्म को मानते हो। मैं वैसे बात कर लेता हूँ, मोदी सरकार की क्या फेलियर है पता है? या तो आप किधर जाओगे, मार्केट की तरफ जाओगे, या तो आप गवर्नमेंट की तरफ, स्टेट की तरफ जाओगे। संस्थाओं को बेच बेच करके आपने क्या किया? स्टेट को कमजोर किया, नहीं किया? स्टेट को कमजोर कर दिया। फेलियर देखो, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आप खुद ही समझ पाओगे कि सरकार क्या कर रही है। संस्थाएं बेची गई, नहीं बेची गई ना आप पैसों में? कुछ लोगों को बढ़ावा दिया गया, नहीं बढ़ावा दिया गया? 5% लोगों को अब जेब भरा के नहीं भरा गया? तो आपने क्या किया, स्टेट को कमजोर कर दिया। भर्तियों की कमी आ गई, नहीं आ गई? और जब आप भर्तियां नहीं करोगे तो स्टेट, इसका मतलब स्टेट क्या कर रहा है अपने आप को? स्टेट अपने आप को, स्टेट अपना रोल कम कर रहा है, ये तो हुआ ना। दूसरी तरफ आपने क्या किया, नोटबंदी कर दी, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन जब आपने किया तो जो भारत में असंगठित क्षेत्र थे, कौन से? भारतीय इकोनॉमी में 50% ज्यादा असंगठित क्षेत्र थे, जो उत्पादन करते थे, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, और वो लोग आर्थिक लेन देन भी करते थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो आपने क्या किया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया, और वहां जो उत्पादन होता था वो बंद हो गया। वहां के जो कंज्यूमर थे, उनको महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं अंबानी अडानी से। महंगाई बढ़ी, नहीं बढ़ी? तो जो उनके पास पैसा था, जो उनके पास कैपिटल था, वो खत्म हो गया सारा। तो असंगठित क्षेत्र खत्म होने से यहाँ से बड़ी मात्रा में महंगाई निकली। क्या निकली? इन्फ्लेशन निकला यहाँ से। नहीं कुछ, अरे आप मुझे आप एक चीज बताइए, आपका रोल ये है कि आप असंगठित क्षेत्र को संगठित बनाएंगे या उसको खत्म कर देंगे आप? असंगठित क्षेत्र की जो भूमिका थी, रोजगार देने की थी, नहीं थी? चाय की दुकान पे दो छोटू काम करते थे। अब वैसे कितना भी आप लेबर लॉ बना लो, लेकिन उनका घर तो चलता था ना। फोटो स्टेट की दुकानों पे 10 लोग काम करते थे। अब मैं, लग रहा है कोई चीज बचा है यहाँ पर? संगठित बिजनेस ही तो खत्म हुआ है, मॉल तो नहीं बंद हुए ना। तो असंगठित क्षेत्र से जो लोग निकलेंगे वो बेरोजगारों में शामिल होंगे, नहीं होंगे? आपकी अर्थव्यवस्था रिड्यूस हो गई, नहीं हो गई? आपका मार्केट टूटा कि नहीं टूटा? जब आपने कंज्यूमर की जेब से पैसा निकाल लिया, टैक्स लगा दिया, हैवी टैक्स आपने लगा रखा है, आपने नोटबंदी से उनके जो सब कुछ था खत्म कर दिया आपने, तो उनकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? खत्म हो गई। जब परचेजिंग पावर खत्म हो गई, तो संगठित बाजारों में वो प्रवेश कर सकते हैं क्या? एक रिक्शा वाला किसी मॉल में जा सकता है क्या सामान खरीदने? तो आपने मार्केट को भी तोड़ दिया, नहीं तोड़ दिया? हुँ? आपने कैपिटल मार्केट और कंज्यूमर मार्केट दोनों को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो यहाँ भी आप फेल हो गए और यहाँ भी आप फेल। आपकी कोई इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है ही नहीं, आप झूठ बोलते हैं। ऊपर से आपने हैवी जीएसटी लगा दी, और हैवी जीएसटी लगाने का परिणाम क्या हुआ कि जो असंगठित क्षेत्र थे वो बिल्कुल पूरी तरह से, वो पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे। भाई अमेरिका के किसी एमएनसी में बना हुआ कोई सामान और भारत के किसी घर में बना हुआ कोई सामान, कॉटेज इंडस्ट्री में बना हुआ सामान, दोनों के मूल्यों में, क्वालिटी में समानता हो सकती है क्या? जब आप अंधाधुंध मार्केट को खोल दोगे, तो अमेरिका का वो कंपनी आकर के यहाँ 10 उद्योगों को बंद कराएगी, नहीं कराएगी? तो आपने कोई ढंग की इकोनॉमिक पॉलिसी लाई ही नहीं। आपकी मूर्खता की गलतियों की वजह से आज स्टेट भी स्ट्रगल कर रहा है और मार्केट भी स्ट्रगल कर रहा है, और दोनों पर प्रहार करके आपने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी।
बताओ। 11 सालों में आपकी ये उपलब्धि है। असंगठित क्षेत्र के लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे, मेरी बात सुनिए आप। अरे आप मेरी बात सुनिए। भारत में दो तरह के सेक्टर थे, चलो अब इसी पे बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था, सरकार इसको रेगुलेट करती थी। क्या करती थी? रेगुलेट करती थी। सरकार इस पर टैक्स भी लगाती थी, इसको लोन भी देती थी, सब कुछ होता था, सारी चीज़ें रेगुलेट थी। ये प्राइस का भी होता था। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, इसको एमएसएमई कहते थे। क्या बोलते थे? एमएसएमई कहते थे। इसमें कुछ संस्थाएं रजिस्टर्ड थी, कुछ संस्थाएं रजिस्टर्ड भी, जैसे चाय की दुकान रजिस्टर्ड नहीं थी। अब होता क्या था कि कुछ सामान्य नियमों के तहत उनको काम करने की परमिशन होती थी, उनको कमाने खाने की परमिशन होती थी। ठीक है। सरकार यहाँ पर टैक्स नहीं लगाती थी। आज हर चीज टैक्स के दायरे में आ गया, नहीं आ गया? आ गया ना? जीएसटी के दायरे में आ गया, नहीं आ गया? ये लोग क्या करते थे? मार्केट में किसी से उधार लेकर के, 10 लोगों से उधार लेकर के अपना धंधा चलाते थे, उनको चुकाते थे, 10 लोगों को रोजगार देते थे, और उसका कहीं लिखा पढ़ी नहीं होता था। उनको 1000 रुपया, 500 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी होता था, दे देते थे। तो एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का पार्ट ये एक्सपोर्टर भी थे। जैसे जेम्स ज्वेलरी, गारमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था किसमें? एक्सपोर्ट में, विदेशी मुद्रा कमाने में। और आपने क्या किया? यहाँ के लोगों को, यहाँ का जो कैपिटल था उसको खत्म कर दिया आपने। यहाँ के कंज्यूमर की परचेसिंग कैपेसिटी आपने खत्म कर दी। नहीं नहीं, यहाँ पर पिछली सरकारें इसको सब्सिडी देती थी। क्या देती थी? सब्सिडी। इन पर इन पर जीएसटी नहीं लगाते थे। ये बाहर होते थे तब इनका सामान सस्ता बिकता था, और इनको 3 तरह की सब्सिडी दी जाती थी। एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दी जाती थी, इनको प्रोडक्शन पर सब्सिडी दी जाती थी, और कंज्यूमर को भी सब्सिडी दी जाती थी, भाई ये खरीदोगे तो तुम्हें छूट मिलेगी। सरकार ने सब्सिडी हटा करके इनको टैक्स के दायरे में ला दिया। इनको रेगुलेट करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम सामने आया। ये रेगुलेट नहीं होकर के ये इंटरनेशनल कंपटीशन को या नेशनल कंपटीशन को, इन क्षेत्रों के कंपटीशन को बियर नहीं कर पाए, और ये सब खत्म हो गए। और जब ये खत्म हो गए तो ये जो उत्पादन करते थे वो लैक होगा, नहीं होगा? हमारा एक्सपोर्ट घटेगा, नहीं घटेगा? और वहां जो लोग काम करते थे वो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। उनको, आपके पास कोई पॉलिसी है, कहाँ ले जाओगे उनको? तो आपने तो उत्पादन को भी खत्म किया, अपने असंगठित क्षेत्र को खत्म करके बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी आपने। गरीब और गरीब होता चला गया, क्योंकि यहाँ से सरवाइव करते थे। सबको सरकारी नौकरी दे दोगे क्या आप? हैं? निजी क्षेत्र में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ रही है, तो वहां से चटनी होगी या नौकरी आएगी? 2016 के बाद, 21 साल तो आपकी उम्र होगी। हम्म? तो आप 15 साल के तो रहे होंगे। जहां से आप आते हैं, या आप दिल्ली को देखें, वहां के बिजनेस पर क्या फर्क पड़ा है? कंपटीशन नहीं बढ़ गया है? बिजनेस बंद हुए, नहीं बंद हुए हैं? परचूने की दुकानें गांव में बंद हुई, नहीं बंद हुई हैं? शहर में परचूने की दुकानें बंद हुई, नहीं बंद हुई हैं? बेटा, मेरी बात सुनिए। अरे आप इनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते ना, हैं? सब्सिडी देते, कभी आपका सामान मैं खरीदता हूँ, और आपके सामान को मैं फिर फला कंपनी को भेजता हूँ, ऑनलाइन बेचेगा इसको। नहीं समझा आप? वो आप इनको इनके बराबर खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए तो आप सब्सिडी देते हैं। और वो सब्सिडी लोगों को बेरोजगार करके, बेरोजगारी भत्ता भी आप नहीं दे रहे हैं। किसानों को 2,000 रुपया महीना दे रहे हैं, सॉरी 2,000 हर 4 महीने में देते हैं। उनसे उनका खर्चा चलेगा क्या?
कोई आदमी उत्पादक बनेगा तब उसका खर्चा चलेगा, या घर बैठ जाएगा तब खर्चा चलेगा उसका? तो आपने क्या किया? आपने मार्केट को भी ध्वस्त कर दिया और आपने राज्य को भी ध्वस्त कर दिया। बचा क्या है? कुछ नहीं। बहुत लंबे समय तक लंबी भाषण देने से कुछ नहीं होने वाला बेटा। ठीक है? आपको धरातल पर जाकर के काम करना पड़ेगा। रोजगार सृजन अगर आपको करना है तो आपको एमएसएमई को, ठीक है, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा देना पड़ेगा। एमएसएमई को प्रमोट करना पड़ेगा। चाइना का मॉडल बताया था ना हमने। चाइना ने देखो कैसे अपना डेवलपमेंट किया है, एमएसएमई के सहारे तो किया है। उनके बड़े उद्योग तो बड़े शहरों में है, लेकिन गांव का विकास कैसे किया उन्होंने? बताया था ना मॉडल। और आपने वही खत्म कर दिया। आज गांव के लोगों की आवश्यकताएं कहां से पूरी होती हैं? अमेरिका और चीन के बनाए हुए सामानों से। आपके बनाए हुए सामान कहाँ गए? कहाँ है मेक इन इंडिया? बात समझ नहीं आई। अब गांव में चले जाओ तो अभी चाइनीज खीरे मिल जाएंगे, चाइनीज सब्जियां मिल जाएंगी, चाइनीज सामान मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अपने एमएसएमई को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है? और इसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा, ध्यान रखना इस चीज को। हम लोग इकोनॉमिस्ट हैं और हम ये बात बोल रहे हैं। हमारी बात हो सकता है किसी को बुरी लग जाए, लेकिन हम तो वही बात बोलेंगे जो देश के लिए हित में है। हम किसी की चापलूसी नहीं कर सकते। चलो इनकी पॉलिसी तो हम बाद में पढ़ाएंगे। शर्म की बात है कि 2021 के बाद सेंसस नहीं हो पाया है। बिना सेंसस के, बिना डेटा के सरकार की। जब तक आपके पास कोई डेटा नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे आप? कोई पॉलिसी या प्लान कैसे बनाओगे आप? वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप कैसे बनाओगे? ये बेशर्मी है कि नहीं है? अपने सारे डेटा ही गायब कर दिया उठा के देश का। आपकी प्लानिंग क्या होगी? आपकी पॉलिसी क्या होगी? देश चले जा रहा है, चले जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। देखो, सही बात यह है कि मैं दिल से अगर बोलूं तो इंडिया इज ऑल्सो हेडिंग फॉर ए रेवोल्यूशन। 2019 से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि सरकार अच्छा नहीं कर रही है, सरकार बहुत गलत कर रही है। क्योंकि 2017 में मैंने इनकी आईएएस भर्तियों में टोटल बेईमानी पकड़ी थी। तभी मैंने कहा था कि ये सिस्टम लंबे समय तक नहीं चलेगा। बेशक आप धर्म के नाम पर या किसी चीज के नाम पर बोलते रहो, लेकिन कुछ समय बाद लोगों की आंखें, यूथ तो परेशान है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे निराश हो चुके हैं। कुछ भी आपका, हर चीज ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है क्या कुछ? ना इलेक्शन सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, ना सिलेक्शन सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। जो ट्रांसपेरेंसी सरकार ने की भी थी पहले वालों, उसको भी आपने खत्म कर दी। आरटीआई में आप जवाब देने को तैयार नहीं हो। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये कौन सा मॉडल चल रहा है? हम क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ें टीचरों के? अरे भाई हम क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ें बताओ? हम लोगों ने तो मोटी मोटी और आइडियल बुक्स पढ़े हैं ना। हमें तो हर चीज का प्रोजेंस कॉन्स पता होता है ना। अब एक प्रोफेसर क्या करेगा बताओ मुझे? एक प्रोफेसर कैसे ये चीज बताए कि हम किस मॉडल पे चल रहे हैं? हम क्लास में बोलते रहे किसानों की आय डबल हो जाएगी, कैसे हो जाएगी?
तो वही बात कह रहा हूँ ना कि देखो, सब्सिडी एक टेम्पोररी चीज़ है। बेहतर ये होता है कि आप, मैं बताया ना, कंपटीशन। देखो सीधी सी बात है, अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मॉडल लेना है या तो चाइना का ले लो या तो यूएसए का ले लो। अमेरिका का मॉडल ले लो तो भी आप विकसित हो जाओगे। अमेरिका क्या करता है कि जैसे ये, आपने देखा होगा, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बनती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुना है आपने? पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बनती हैं। 10 लोगों को मिला लो और 10 लोगों के पास 10-10 बीघे खेत है, तो कितने खेतों की संख्या कितनी हो गई? और ये 10 लोग क्या हो गए? शेयर होल्डर हो गए। 100 बीघा खेत आ गया। अब 100 बीघे खेत में जो उत्पादन किया जाएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट ओरिएंटेड और प्रोफेशनल होगा। क्या होगा? प्रोफेशनल होगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा नहीं बनेगा? इसमें पर्सनल्स आएंगे नहीं आएंगे? रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? हैं? तो अब आप देखो, इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री बना दिया। क्या किया? और इंडिया में क्या स्थिति है? एक बाप के पास 5 बेटे थे, 5 बेटे हैं, उसके पास 100 बीघा जमीन था, तो 5 में बटा तो कितने कितने हो गए? अब इनके पास भी 2-2 बेटे हैं, तो कितने में आ गए? अब इनके पास भी 2-2 बेटे हैं, तो कितने में आ गए? 5 बीघे की खेती जब की जाएगी तो प्रोफेशनल होगी क्या? प्रॉफिट ओरिएंटेड होगी क्या? दूसरी बात, आपने इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया है, इसलिए सबसे ज़्यादा गरीबी किस में है? एग्रीकल्चर में। ठीक है। हाँ, आप एग्रीकल्चर को अगर इंडस्ट्री बना दें, ये मॉडल अपना लें या चाइनीज मॉडल अपना लो, फिर वहाँ तो ये तो मार्केट सिद्धांत हो गया। ये जापानीज छोड़ दो, 2 ही मॉडल है, चाइना का मॉडल अपनाओ या यूएसए का अपनाओ। इंडिया के लिए चाइनीज मॉडल अपनाओगे तो वहाँ स्टेट का रोल है पूरा, और इस मॉडल को अपनाओगे तो मार्केट का रोल है। मार्केट से आप पर्सनल ले आओ, मार्केट से आप इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ। भाई वहाँ अकाउंटेंट बैठेगा नहीं बैठेगा? इंजीनियर बैठेगा नहीं बैठेगा? साइंटिस्ट बैठेगा रिसर्च करने के लिए नहीं बैठेगा? तो इनके बड़े बड़े फार्म हाउस जो हैं वहाँ पर बिल्कुल वो कंपनी बने हुए हैं। और गांव किस में कन्वर्ट हो गए? शहर की तरफ कन्वर्ट हो गए। मैकेनाइजेशन हो गया पूरा, मशीनों से बड़ी बड़ी खेतियां हो रही हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस। तब इनके यहाँ गेहूं का उत्पादन क्या बढ़ रहा है? 5 रुपया किलो। और हम लोग जब उत्पादन करते हैं तब महंगी खाद, महंगी बीज। इनको वित्त कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, क्योंकि बैंक को पैसा चुका रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? टाइम से इनको वित्त नहीं मिल पाता। ठीक है, महंगा खाद महंगा बीज टाइम से इनको ही नहीं मिल पाता, सब कालाबाजारी चल रही है। परिणाम सामने क्या आ रहा है? परिणाम सामने आ रहा है, खेती डूब गई, कभी बाढ़ आ गई, कभी इंश्योरेंस की स्थिति कितनी खराब है देखो आप। अभी बाढ़ आ गई बिहार में, यूपी में, कुछ बच रहा है क्या? खेती का कोई क्या प्रॉफिट कमाएंगे बेचारे हो? कहीं सरकार दिखती है कहीं पर? बिल्कुल होता है। मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू किया था खड़ी फसलों का इंश्योरेंस। खड़ी फसलों का इंश्योरेंस होता था, एनआईसी करते थे उसको। ये सभी आकर के सामने खत्म कर दी पूरी हर चीज, कुछ है ही नहीं अब। अब मुझे आप एक चीज बताओ, बाढ़ आ गई, सब कुछ बह गया, वो आदमी गरीब हो गया नहीं हो गया? सरकार कहाँ पहुंच रही है? ये पहुंच रही है क्या? तो लंबी लंबी बातें करने से कि किसानों के आय डबल कर देंगे, लक्ष्य तो आप निर्धारित करते रहो, लेकिन लक्ष्य को पाने का एक साइंटिफिक जो मेथड होता है वो भी तो बताओ कि आप किस मॉडल से किसानों की आय डबल करोगे। चाइनीज मॉडल अपनाओगे या यूएस का मॉडल अपनाओगे? कंपटीशन कैसा आएगा? फाइनेंस कैसा आएगा वहां पर? किसानों को कोई बैंक लोन देना चाहता है क्या? क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि वो जानते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये लोग प्रोफेशनल नहीं है, ये वापस नहीं करेंगे। लेकिन उद्योगपतियों को बैंक लोन क्यों दे देता है? क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं,
और रिस्क कम है। उत्पादन तो घर के अंदर हो रहा है ना, उनका तो खड़ी फसल प्रकृति के सहारे है। तो जब तक उसका रिस्क रिड्यूस नहीं करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं करोगे, ठीक है, फाइनेंस की पंपिंग नहीं करोगे, तो चुनाव आने पर 2,000 रुपया दे दो 4 महीने में किसान सम्मान निधि के नाम पर, उससे कुछ होने वाला है क्या? 5 किलो अनाज दे दो, आप लोगों की गरीबी इससे दूर हो जाएगी क्या? ये सब बेकार की बातें हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस मॉडल से तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। इनको बढ़िया बढ़िया इकोनॉमिस्ट बैठाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया साइंटिस्ट बैठाना चाहिए इनको। देखो कोई भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, लेकिन जो भी बैठे ईमानदार और योग्य आदमी बैठे, क्योंकि देश का बहुत नुकसान हो चुका है। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए जब स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग उत्पादन दो तरह से करते हैं। उत्पादन दो चीज़ों का होता है, एक तो गुड्स का होता है और एक सर्विसेज का। ठीक है, जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स का उत्पादन करने की दो टेक्निक है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, क्या है, और ये क्या है, साइंटिफिक मेथड है, टेक्नोलॉजी से। किससे? तो जब ट्रेडिशनल मेथड से आप उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर क्या है, ये प्रकृति ने कोई चीज़ दे दिया है उसी को आपने कलेक्ट कर लिया, ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर। और जो टेक्नोलॉजी का मेथड है, ठीक है, तो यहाँ केवल सब्सटेंसिव होता है, जीने खाने का काम होता है, और ये प्रोफेशनल होता है, ठीक है, और प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। ये इंडस्ट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो गुड्स का प्रोडक्शन दो जगहों पर किया जाता है, एक तो प्राइमरी सेक्टर में किया जाता है और एक इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर। कोई समस्या तो नहीं? आपने लोहा निकाला, ठीक है, लोहा क्या है, माइनिंग क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, ठीक है। मछली पकड़ा, अब उसकी प्रोसेसिंग करके आपने उसका डिब्बाबंद करी बना के बेच दिया, तो क्या हो गया, ये सेकेंडरी हो गया ना, उद्योग हो गया। तो जहाँ पर कैपिटल और टेक्नोलॉजी यूज कर ली जाती है, ठीक है, वो उद्योग बन गया। एग्रीकल्चर में भी अगर आप प्रोडक्शन करने के लिए ये चीज़ यूज करेंगे तो क्या बनेगा, उद्योग बन जाएगा। नहीं समझे आप? गुड्स का उत्पादन करने का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो प्राइमरी सेक्टर है, और जैसे उसमें आपने टेक्नोलॉजी ले लिया तैसे क्या बन गया, बस ये डिफरेंट रखना, ठीक है। एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, उद्योग बन जाएगा। अनाज आपने निकाला, उसके आटा बनाया, पैक करके बेचना नहीं आया, उसका आटा बना करके आपने ब्रेड बना लिया, वो सेकेंडरी हो गया, उद्योग बन गया। आटा बनाया तो भी सेकेंडरी हो गया। हाँ, बड़ी बड़ी मिलें हैं ना, मिलों में बनेगा ना वो तो। हाँ, उसको घरों में आपने पीस लिया तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री हो गई। बड़ी बड़ी मिलों में पीस लिया, जब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं तो ये क्या हो गया, बड़े उद्योग हो गए। तो उद्योग भी बड़े हो गए, छोटे हो गए, दो हो गए, ठीक है, छोटे उद्योग और बड़े उद्योग। आगे बढ़े। अब जो सर्विस का प्रोडक्शन किया जा रहा है,
सर्विस भी दो तरह की होती है। एक तो होती है सोशल डेवलपमेंट, क्या होती है, और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल और तो जो सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट है, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, गरीबी हटाना है, स्वास्थ्य है, ये सब क्या है, सोशल डेवलपमेंट है। तो इससे संबंधित जो सर्विसेज देती हैं उन संस्थाओं को बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल। और अब उद्योगों में बहुत सारे उत्पादन जो होते हैं उसके लिए कच्चे माल आएंगे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए पैसे की जरूरत होगी, लेबर खरीदने के लिए होगी। तो टेक्निकल सर्विस, लेबर, पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किस में आएंगे, इकोनॉमिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसमें आएंगे जो इकोनॉमिक सर्विसेज देते हैं वो क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इनको दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, टर्शियरी सेक्टर, क्या बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्र। आप एक व्यक्ति हैं, आपकी क्या हो सकता है, आपको खाना खाना है, आपको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सब चीज चाहिए। तो जब सरकार, जो संस्थाएं ये काम करते हैं, जैसे अस्पताल है, स्कूल है, तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर्विसेज दिखती नहीं है, गुड्स दिखते हैं। बैंकिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, क्योंकि वित्त दे रहा है वो उत्पादन करने के लिए। एनर्जी, आप जैसे ये बिजली है, इसे आप चला करके मौज मस्ती करें तो सोशल सर्विस आ गया। इसी को आप उत्पादन में यूज करेंगे तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी हो गया। परिवहन है, कच्चे माल ढो रहे हैं, फिजिकल में आ गया। आप मौज मस्ती कर रहे हैं जा करके तो क्या हो गया, टूरिज्म, सोशल में आ गया। उत्पादन जहाँ हो रहा है ना वो फिजिकल हो गया, और जहाँ पर आपका व्यक्ति का विकास हो रहा है वो सोशल में आ गया। तो वो सब हो जाएगा, ठीक है, अभी इतना ये समझ में आ गया। अब तीसरा आता है फंक्शन, क्या आता है, फंक्शन की बात करते हैं। हैं? किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं अब इनके फंक्शन की, किसकी बात करते हैं, तो फंक्शन जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शन इनके दो ही तरह के होंगे, एक तो प्रोडक्शन होगा और एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो प्रोडक्शन का मेथड है, क्या है, प्रोडक्शन के मेथड के आधार पर जो इकोनॉमी होती है वो तीन भागों में बांटी जाती है, नॉन डेवलप्ड, डेवलप्ड और डेवलपिंग, क्या है, और डेवलपिंग। नॉन डेवलप में ट्रेडिशनल मेथड यूज होता है, क्या होता है, इसलिए यहाँ प्राइमरी सेक्टर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, है, ये ट्रेडिशनल मेथड की बात करता है। इसलिए प्राइमरी सेक्टर यहाँ क्या करता है, प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होती है। जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होती है, इसलिए कंज्यूम भी कम होता है और प्रॉफिट भी कम होता है। कंज्यूम कम होता है और कंज्यूम कम होने से ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, लो होता है। और प्रॉफिट कम होने से कैपिटल फॉर्मेशन की स्थिति क्या होती है, कम होती है, इसलिए विकास दर भी क्या होती है, कम होती है। कोई समस्या तो नहीं समझने में। और यहाँ स्थिति क्या होती है, उलट हो जाती है। प्रोडक्शन प्रोफेशनल और टेक्निकल मेथड से होता है, इसमें कैपिटल, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म तीनों यूज किए जाते हैं। इसका परिणाम होता है प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ठीक है। इससे कंज्यूम भी बढ़ता है, ज़्यादा होता है, और कैपिटल फॉर्मेशन भी तेज होता है।
जी हाँ। तो ये हो गया डेवलप्ड कंट्री। और जो डेवलपिंग कंट्री है, इनकी स्थिति क्या होती है? इनमें तीनों लक्षण पाए जाते हैं। कुछ लोग तो ट्रेडिशनल तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल दोनों तरीके यूज करते हैं। अपर क्लास, मिडिल क्लास, और तो यहाँ क्लास प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? हाँ, इसमें विकसित और विकासशील दोनों, विकसित और अविकसित दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये डेवलपिंग इकोनॉमी है। क्या है? रटना तो नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से किया जाता है। एक तो स्टेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन, और एक मार्केट इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है? जब स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो स्टेट तीन चीज़ों को यूज करेगा: लाइसेंस, कोटा, भाई डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? उसको लाइसेंस कौन देगा? सरकार देगी। सरकारी नियमों के तहत हो, ठीक है, करेगा। और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, कितना कितना सामान दिया जाएगा, ये क्या है? कोटा है। और किस मूल्य पर दिया जाएगा? ऑल द थ्री थिंग्स कंट्रोल बाई। और जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो ये तीनों चीजें क्या होंगी? स्वतंत्र होंगी। ठीक है, क्या होंगी? और यहाँ पर मांग का नियम, पूर्ति का नियम, फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता का नियम, इलास्टिसिटी का नियम, सेटिस्फेक्शन का नियम सारे लागू होंगे। तो मार्केट जो इकोनॉमी है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें चार नियम लागू होते हैं: लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये चारों नियम लागू होंगे, इसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्लास